नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल स्टोरी के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज हमारे मेहमान हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया। खान साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी ज़बरदस्त फतह हुई है। इस फतह का सबसे अहम आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ अहम थी? उसके साथ साथ एक और बात कि क्या पाकिस्तानी टीम ज़्यादा अच्छा खेली या इंडियन टीम जो है वो ख़राब खेली? इस पर थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूँगा। अच्छा, पहले तो पाकिस्तान टीम की फतह की सबसे बड़ी क्या क्वालिटी थी टीम में? टैलेंट। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि जो टैलेंट पाकिस्तान में है शायद दुनिया में किसी क्रिकेटिंग नेशन में है। विव रिचर्ड्स आए हुए थे अभी मेरे खाने पे, विव रिचर्ड्स और इयन चैपल, दोनों ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की बात कर रहे थे कि यहाँ बहुत टैलेंट है। अब टैलेंट एक चीज़ होती है, एक खिलाड़ी में बनने में एक होता है टैलेंट, फिर होता है उसकी टेक्निक। बैट्समैन की खास तौर पे, बॉलर की भी टेक्निक डेवलप होती है, बैट्समैन की भी, कि यानी वो टैलेंट अकेला ही काफ़ी नहीं है, फिर एक टेक्निक चाहिए और फिर एक टेम्परामेंट चाहिए। टेम्परामेंट का मतलब कि जो आप अपनी इनिंग को कैसे ऑर्गेनाइज, बैट्समैन है आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मुश्किल वक्त में कैसे खेलते हैं, रन चेस में कैसे बैटिंग करते हैं, यानी एक जो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी, ये तीन चीज़ें होती हैं जो क्रिकेटर बनाती हैं। अब पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, और ये मैच जीते हैं टैलेंट से। अब फ़खर ज़मान, इनका कितना एक्सपीरियंस है, यानी कितनी इन्होंने क्रिकेट खेली है। या तो ये अगर एक क्रिकेट खेल के आते तो आप कहते कि जी ये एक स्ट्रक्चर में तैयार हो के तराश के टैलेंट ऊपर है, इन्होंने तो क्रिकेट ही नहीं खेली। ये तो आते साथ ही इस तरह का मैच खेल गए, ये सिर्फ टैलेंट पे खेले। अब अगर आप देखेंगे आगे, मैं पाकिस्तानी फैंस को बताना चाहता हूँ कि अगर हमने इस टैलेंट को डेवलप ना किया, इसको तराशा ना, एक हीरा है, हीरे को तराशना पड़ता है यानी उसका वैल्यू ऊपर करने के लिए, अगर हमने ये डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी ठीक ना की तो फिर ये होगा कि एक दिन हम बड़े खुश होंगे, फिर अगले दिन हम अफसोस बना रहे होंगे। कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया की दुनिया की सबसे कामयाब दुनिया की तारीख की क्रिकेट टीम है। मैं खेला हूँ ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड, न्यू साउथ वेल्स के लिए। उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका बिहार बहुत ऊंचा है, लिहाजा वो जो भी टैलेंट होता है वो ऐसा पॉलिश करके लेके आते हैं कि वो जो भी ऊपर पहुंचता है उसकी टेक्निक भी डेवलप हुई होती है, उसका टेम्परामेंट भी होता है, टैलेंट पॉलिश हुआ होता है। पाकिस्तान में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया में सबसे बुरी है ही नहीं, यानी इतनी कमज़ोर है या जो क्रिकेट समझते हैं उनको पता है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट होने ना होने के बराबर है, तो उसके बावजूद खिलाड़ी निकलते हैं। लिहाजा हमें जो ज़रूरत है कि हमें 6 फर्स्ट क्लास टीमें बनाएं, इलाकाई टीमें बनाएं, जिस तरह के PSL में लोगों ने कितना एंजॉय किया। कोयटा का एक ही खिलाड़ी होगा या एक भी नहीं था, कोयटा के लोग सारे बलूचिस्तान के उस टीम के पीछे, पेशावर जाल में उसके पीछे, लाहौर कलंदर पीछे। तो जब अपने इलाकाई टीम के पीछे पब्लिक खड़ी हो जाती है ना, वो कंपटीशन का मेयार ऊपर चला जाता है। तो लिहाजा 6 इलाकाई टीम बनाएं, ये डिपार्टमेंट्स को कहें कि आप इन टीमों को स्पॉन्सर करें। इनकी टीमें कभी नहीं होनी चाहिए, ये मैं तकरीबन 40 साल से कह रहा हूँ। ये हम कर गए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एक क्रिकेट की फिर से सुपर पावर बनेगी। हमारे ज़माने में हम सुपर पावर थे क्रिकेट की, हम दुनिया की टॉप टीम थी, वेस्ट इंडीज़ के बाद पाकिस्तान टीम थी। तो टैलेंट तो सर एक हो गया, आपने बता दिया। अब ये बताइए कि बिल्कुल मुख्तसर कि इधर पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली या इंडियन टीम खराब? इंडिया उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने टॉस जीत के बैटिंग करवा दी। देखिए ना, अगर आपकी बैटिंग तकड़ी है, उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए था। अगर आप पहले, आपकी बैटिंग तकड़ी है और आप पहले बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग का जब आप, जिस तरह उन्होंने पहले मैच में जब 300 से ऊपर स्कोर हो जाता है ना, फिर जो सेकंड बैटिंग टीम करती है उसके ऊपर पहले तो प्रेशर होता है कि मैंने दूसरे की बॉलिंग खेल ली है, फिर उसके ऊपर स्कोरबोर्ड का प्रेशर चढ़ जाता है कि अच्छा वो रन रेट चढ़ती जा रही है। तो इंडिया मैच हारी, एक तो बॉलिंग अच्छी की पाकिस्तान ने, लेकिन वो जो स्कोर का प्रेशर था स्कोरबोर्ड का, उससे वो फिर आपने देखा कि वो इनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो जिस तरह कोलैप्स की,
वो डबल प्रेशर में की, एक बॉलिंग की और फिर एक स्कोर बोर्ड। फैसला उनका गलत था, गलत फैसला था। लेकिन खेलने की कोशिश तो की मसलन, लेकिन पाकिस्तानी टीम ज़्यादा अच्छा खेली। नहीं, पाकिस्तान टीम ने जो बैटिंग कर दी ना पहले, जो एक दफ़ा जब आपने 300 से ऊपर रन कर दिए तो पाकिस्तान की बॉलिंग में वो सलाहियत थी बड़ी, उसका ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक था। ये हसन अली एक इमर्ज किए ज़बरदस्त बॉलर, आमिर एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, फिर हमारे स्पिनर्स थे, तो उसके बाद फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल था हिंदुस्तान के लिए। मैं एक नाज़रीन ब्रेक पे जाऊंगा और ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, अब मैं ज़रा आऊँगा GIT पे और एहतसाब पे। आप GIT की जो कारकर्दगी है, एक सहूलत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब को एक मौका दिया है GIT की सूरत में कि वो अपनी बेगुनाही GIT में साबित करें। उसके ऊपर जो भी रिएक्शन है मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो मेरा सवाल आपसे बनता है कि क्या आप GIT की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? और दूसरा ये पहली दफ़ा बार बार आप कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का एहतसाब हो रहा है, इस एहतसाब से भी आप मुतमईन हैं? देखिए डॉक्टर दानिश, GIT क्या कर रही है वो तो हमें पता ही नहीं है। वो तो एक रिपोर्ट देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, यानी वो जो जजेस हैं, तीन मेंबर बेंच, वही जानते हैं कि वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। तो उस पर तो मुझे पता नहीं क्या है। लेकिन मैं शुरू में जब GIT बनी, मेरा बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे इदारे नवाज़ शरीफ के नीचे हैं, वो कैसे GIT फंक्शन करेगी, जबकि वो इदारे जो GIT के अंदर हैं, जो GIT में नॉमिनेट किए हुए हैं, वो ही नवाज़ शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर उनके नीचे हैं। और वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ठीक निकले। वो ही GIT के मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमें काम नहीं किया जा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, हमारे काम के सामने रुकावटें पेश की जा रही हैं। तो वो जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ठीक निकले। अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसी के नीचे इदारे हैं, और उसने इदारों को काम नहीं करने दिया रहा। जो IB को इस्तेमाल कर रहा है, ये IB के चीफ को तो जेल में डालना चाहिए। कि IB का क्या काम है? GIT जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है उसके ऊपर IB उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मेरे ख्याल में कि जो ये हमें खौफ था वो ठीक निकला। GIT के मेंबर्स के ऊपर एक तो उनको काम नहीं किया जा रहा, दूसरी तरह जिस तरह ये अटैक कर रहे हैं नून लीग के ये मोटू गैंग, ये जो इन्होंने लोग चुने हुए हैं जिनका या हमें गालियां निकालते हैं, GIT को निकालते हैं, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी जब GIT बनी थी, और वो जो अटैक कर रहे हैं GIT को, इसका मतलब ये है कि GIT को ये इन्होंने मिठाइयाँ से बांटी थी। इसने कहा चलो मौका मिल गया। नवाज शरीफ की पुरानी स्लोगन है, रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। सबको खरीदता है वो, इसने पैसा चला दिया होगा, वो नहीं बिके होंगे। उसके बाद इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिया GIT के ऊपर कि आपके बच्चों के लिए जगह तंग हो जाएगी। और जिस तरह की उन्होंने किया है, मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बड़ा लीनियंट है। सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर कंटेम्प्ट डाल के जेलों में डालना चाहिए कि हमने तो नहीं बनाई GIT, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। असल में तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि GIT ने जो इतनी बहादुराना अमल किया कि उन्होंने इस किस्म के प्रेशर और ये जो टेम्पर किया जा रहा है, ये जो रुकावट डाली जा रही है, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया? इसका मतलब ये है कि एक तासुर ये था कि शायद ये GIT के अरकान नवाज शरीफ के सामने घुटने टेक देंगे, तो वो तो नज़र नहीं आ रहा है ना सर हमें। देखिए ये तो इस चीज़ से नज़र आ रहा है कि जिस तरह ये मोटू गैंग, ये नवाज शरीफ ने ये जो अटैक डॉग्स छोड़े हुए हैं, जिस तरह ये इनको अटैक कर रहे हैं, जिस तरह, और इनके साथ एक वो गॉडफादर है शकील रहमान मीडिया में बैठा हुआ, वो किंग मेकर बना हुआ है पाकिस्तान का, बाहर दुबई में बैठा हुआ है, यहाँ कंट्रोल करता है, उसने लोग छोड़े हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं वो मिल के गवर्नमेंट के साथ, नवाज शरीफ के साथ, वो भी इंसाफ को, जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्टिंग, क्या एक मीडिया हाउस का ये काम है कि आप मीडिया हाउस बैठे
और एक आदमी जो पकड़ा गया हो इंटरनेशनल इंकशाफात में, हमने नहीं पकड़ा, इंटरनेशनली पैनामा इंकशाफात में पकड़ा गया हो, उसकी प्रॉपर्टीज पकड़ी गई जो कभी नहीं इन्होंने मानी थी कि हमारे फ्लैट है। जब इनके फ्लैट पकड़े गए इन्होंने कहा हाँ हमारे फ्लैट हैं। अब इनसे पूछा जा रहा है कि जनाब बताएं कि फ्लैट्स खरीदने में पैसा किधर से आया। ये सिंपल बात है, सारी दुनिया की जमहूरियत में ये पूछते हैं। जिसके पास ये जवाब नहीं वो G8 के भी सामने आता है, पहले रिजाइन कर जाता है, जिस तरह आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर किया, कई वजीर किए। जब माल्टे के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा, उन G8 नहीं बनी थी, उनको वहाँ के इखलाकी म्यार ही इतना ऊंचा है कि आपकी जब प्रॉपर्टीज पकड़ी गई हैं मुल्क से बाहर ऑफशोर कंपनीज पे, आप तब प्राइम मिनिस्टर थे जब आपने ये प्रॉपर्टीज दी हैं, आपका काम है जवाब दें। अब ना जवाब दे रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस ने इनको कहा कि ना ये सादिक है ना अमीन है, यानी कि करप्ट आदमी है। उन्होंने इनकी कोई बात नहीं मानी। 3 जजेस ने कहा मजीद और तहकीकात करें। अब ये एक मुजरिम है, ये जिस तरह उजैर बलोच G8 के सामने आ रहा है उस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आ रहे हैं। इनको ये गॉडफादर जो अखबार का बैठा हुआ मील शकील रहमान, इनका अखबार ऐसे कर रहा है जिस तरह ये कोई कश्मीर फतह करके आया है। जान को खतरा है जी, जान को खतरा। 2500 पुलिस वालों ने सारा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है और ये ऐसे हाथ हिलाता हिलाता आ रहा है जिस तरह पता नहीं इसने कोई कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान को तबाह कर रही है। 1000 अरब रुपया जो इस मुल्क से हर साल बाहर जाता है, ये बड़े बड़े इनके महल्लात और इनकी प्रॉपर्टीज और दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, ये पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी हो रहा है। और वो जिसके ऊपर इल्जाम है चोरी को, जो पकड़ा गया है वहां, वो ऐसे जा रहा है और वो अखबार कह रहा है जी कि अपनी जान के खेल पे जा रहे हैं। और फिर इनकी जो अखबार है वो इस तरह की रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, इनके ऊपर शक कर रहे हैं G8 के ऊपर, और इसको बता रहा है कि ये कोई पता नहीं कौन सा नेल्सन मंडेला आ गया है। ये जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान में न्यूज़पेपर का काम, एक न्यूज़पेपर मीडिया का काम होता है। वो एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सपूत होता है, आज़ाद मीडिया। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए ये चेक करते हैं करप्शन। ये तो करप्शन की मदद कर रहा है, ये तो करप्ट की मदद कर रहे हैं, ये तो एक मुजरिम की मदद कर रहे हैं, ये भी मुजरिम है, इसीलिए आपने बाइकाट किया है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। खान साहब, अब आपका केस है, आप कभी वज़ीर आज़म नहीं रहे, पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं किया। बहरहाल अगर आप कल खड़े होकर ये कहें कि जी मेरी इंक्वायरी हो रही है, तो वो आपके असासे की इंक्वायरी है जो आपने कभी पाकिस्तान के पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी G8 में जब हाजिर हुए तो बड़ा ऐसा बयान दिया है जो ना आईनी माहिरीन समझ पा रहे हैं, ना कानूनी माहिरीन समझ पा रहे हैं। मैं ज़रा आपसे भी पूछना चाहता हूँ, वज़ीर ख़जाना रहे मियां नवाज शरीफ साहब, पब्लिक पोस्ट होल्ड किया। वज़ीर आला रहे पंजाब के, पब्लिक पोस्ट होल्ड किया। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, पब्लिक पोस्ट होल्ड किया। वो कहते हैं कि G8 जो इंक्वायरी कर रही है वो मेरे ज़ाती असासे की कर रही है, कौमी ख़जाना लुटने की नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ, ये दोनों ने 30 साल से इस कौम को धोखे दिए, झूठ बोले। 30 साल से ये करप्शन कर रहे हैं। करप्शन की डेफिनेशन एक अभी पिछले साल इंटरनेशनल ग्लोबल एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने डिफाइन किया करप्शन क्या है। करप्शन है इक़्तिदार में आके ज़ाती फ़ायदा उठाना, अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाना, अपनी ज़ात की बिजनेसेस करना, इसको करप्शन कहते हैं। मैं इक़्तिदार में आऊँ, मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं आपको कल अरबोपति बन के दिखाता हूँ। अभी पुख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट है ना, मैं आपको डॉक्टर दानिश बताऊँ, इतना आसान है पैसा बनाना, गवर्नमेंट बनाने। मसलन एक्सप्रेस वे बन रहा है जनाब, पेशावर स्वाबी टू स्वात मोटरवे बन रहा है, सराउंडिंग की ज़मीन खरीद लो। पहले मुझे पता है मोटरवे बन रहा है, मैं पहले से ज़मीनें खरीद दूँ। अब मुझे पता है इंडस्ट्रियल जोन किधर बन रही है, मैं पहले वहाँ ज़मीनें खरीद दूँ। मैं लाइसेंस, हमारे वहाँ
अभी सीमेंट कोई 8 बड़ी बड़ी 9 बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनीज ने आके सीमेंट की प्लांट्स लगाई हैं। हर एक में मुझे पता है कि कितनी कमीशन मैं ले सकता हूँ, उनको लाइसेंस देने में कमीशन कर दूँ। यानी हर जगह मैं पैसा बना सकता हूँ। जो इन्होंने बनाया है 30 साल में, मुझे ये बताएं इनके पास कौन सा जादू था कि एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बनाई इन्होंने 12 सालों में। नेशनलाइज बैंक से पैसे लेते थे, लोन रीशेड्यूल करवा देते थे, ओवर इनवॉइसिंग करके पैसे बाहर भेज देते थे। इन्होंने तो जो करप्शन की है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। आसिफ जरदारी बदनाम इनसे ज्यादा हुआ है क्योंकि वो सीधे सीधे ऊपर से कमीशन खाता था। इन्होंने तो पूरा स्ट्रक्चर बनाया चोरी करने का। ये जो हुदैबा पेपर मिल में ये जो एक वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ था, जिसका इसहाक डार जो इनका फ्रंटमैन था उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी हुई है कि इन्होंने किस तरह किन के नाम पे पैसे भेजते थे, फिर वापस यहां भेजते थे, फिर यहां से बाहर जाता था। सारी मनी लॉन्ड्रिंग। इन्होंने कानून बनाया 1992 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, कानून बनाया अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जो करप्शन इसने किया, मैं आपको कहता हूं इन दोनों भाइयों से कभी किसी ने की नहीं। ये जो अभी पता चला ना लंदन में फ्लैट्स पकड़े गए ना, ये तो आगे सामने। ये वर्ड है इंग्लिश में, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इनके पास अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये जो अभी सामने आई है कुछ, ये तो एक कंपनी है मोसैक फोंसेका जिसके कंप्यूटर हैक हुआ, जिसकी जर्नलिस्ट ICIJ जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है उन्होंने वो पब्लिश कर दिया। जो बाकी कंपनीज हैं, लॉ फर्म्स हैं, इनके जो बाकी सिंगापुर में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में हिल मेटल निकला है, इनकी जो प्रॉपर्टीज लंदन में है, इनका बेटा। सोचे हसन नवाज अभी थोड़ी देर पहले, कुछ चंद साल पहले एक स्टूडेंट था, 6.5 अरब रुपए के घर पे रहता है, वन हाइट पार्क प्लेस पे। इनके मेफेयर फ्लैट अलग लगाए, इनके बाकी प्रॉपर्टीज अलग है। वो खुद कहता है हुसैन नवाज आके कि मेरी वालदा की भी वहां कोई प्रॉपर्टी है। ये किधर से आया पैसा? इनकी टैक्स देखें कितना दिया है। जहांगीर तरीन जो 1 साल में टैक्स दिया ना, वो भी शुगर मिला उसकी, इन्होंने 20 साल में उतना टैक्स नहीं दिया नवाज शरीफ ने। किधर से आया पैसा? सारा यहाँ का चोरी किया हुआ पैसा बाहर भेजा और बाहर जाके बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी करवा दी और कहा जी मैं क्या जानूं, वो बच्चे जाने और उनका दादा जाने। अच्छा सर, GIT ने जो इंकशाफात किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ा संगीन इल्ज़ाम कहा है कि संगीन इल्ज़ामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको कहा है और DG FIA को कहा है कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूँ। एक तरफ सर, अगर ये इदारे जिन्होंने टेम्परिंग की है, अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि जाहिर है GIT ने जब ये इल्ज़ाम लगाया होगा तो ऐसे ही हवाओं में नहीं लगाया होगा, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताना है और अपनी क्रेडिबिलिटी का मसला है, तो उसने कुछ सबूत और बहुत सॉलिड चीज़ होंगी। तो अगर ये साबित हो जाता है कि ये इदारे टेम्परिंग कर रहे थे, तो इदारों का सिलसिला जाएगा ऊपर मिनिस्टर तक और मिनिस्टर से फिर प्राइम मिनिस्टर तक, क्योंकि एलिगेशन तो प्राइम मिनिस्टर फैमिली की तरफ है। एक चीज़। दूसरा, IB के जो सरबराह हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त रिमार्क्स है, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि जी उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। IB का जो सरबराह है वो डायरेक्टली डील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो सर, अगर ये दोनों चीज़ें सबूत जाती हैं प्राइम मिनिस्टर तक, तो एक तो और बड़ा मुकदमा बन जाएगा सर। इसमें किसी को कोई शक है? हमने पहले कह दिया था कि जब प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैठा रहेगा इसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके नीचे इदारे प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करें, कैसे होगा? और वो प्राइम मिनिस्टर जिसने सारे मुल्क के इदारे तबाह किए हैं। एक जस्टिस खोसा की जो एक उनकी जजमेंट के अंदर एक पैराग्राफ है, उन्होंने कहा कि एक आदमी को बचाने के लिए पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह किए गए हैं, इसकी करप्शन बचाने के लिए। तो उसने तो करना ही था। नवाज शरीफ अपनी दौलत की जंग लड़ रहा है, जो चोरी किया हुआ पैसा बाहर रखा हुआ है, डरा हुआ उसके लिए उसने इदारों को कैसे काम करने देना था? उसने काम तो नहीं करने देना था। तो वो सामने आ गया है। वो जो GIT की रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट को दी है, वो यही कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। टेम्परिंग तो बहुत तो इन्होंने कब, जब हमारा जुडिशल कमीशन बनी थी धांधली के ऊपर, इलेक्शन कमीशन टेम्पर कर रही थी, इन्होंने बना के लेटर भेज रहे थे।
जो चीज़ मिसिंग हो, अच्छा जी हम कल दे देंगे, कल लेटर बना के भेज देते थे। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था, मरियम नवाज की एक एफिडेविट आया, जनाब मरियम हम कल आपको दे देंगे, कल एफिडेविट आया। उन्होंने जब एफिडेविट देखा जज ने, उसने कहा जनाब ये आपने फरवरी 2011 में एफिडेविट साइन किया हुआ है, लेकिन जो स्टैम्प पेपर है वो मार्च में लिया आपने। एक महीने के बाद पेपर लेते हैं और एक महीने पहले उसके ऊपर वो साइन, तो ये टेम्परिंग ही कर रहे हैं ना सारी, तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। अरे सर, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट बहुत अहम होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दिए सर इसके ऊपर कि आप रियासत के नुमाइंदे होते हैं, आप पार्टी बन गए हैं सर। ये सारा ये अटॉर्नी जनरल की पोजीशन तबाह की हुई है इन्होंने। वो होता है रियासत का, हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर चलता है। वो शरीफ ख़ानदान का जिस तरह कोई घर का ग़ुलाम है, पंजाब पुलिस पाकिस्तान के पैसे से चलती है, शरीफ ख़ानदान की ग़ुलाम है। ये इन्होंने सारे इदारों को मफलूज कैसे किया है, अपने लोग ऊपर बैठा दिए आके। करप्ट लोग, 2 नंबर लोग, नाहल लोगों को इन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठा दिया। अभी अब सारा आलम को बैठा दिया पकड़ के पैमरा के ऊपर। ये इनका एक घर का नौकर है, दांद निकाल रहा था जब नवाज शरीफ इलेक्शन जीत रहा है, जब धांधली की हुई थी। ये ऊपर से वो तालो कासमी है, उसको टीवी का हेड बना दिया, वो भी इनका घर का नौकर। सारे इदारों के ऊपर इस तरह के लोग बैठा दिए। इन लोगों से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? वो सईद अहमद, नेशनल बैंक का हेड, जो खुद कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, तो असाक डार, मनी लॉन्ड्रर, फाइनेंस मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े ऊपर आने के लिए कोई ना कोई जुर्म आपको करना चाहिए। या शरीफ खानदान के लिए खास कोई आपने अपना ज़मीर बेचा होगा तो आपको बड़ा ओहदा मिलेगा। इदारे तबाह हैं। आज अगर पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? इदारे बनाते हैं कौम को, जब आप कौम के इदारे ख़त्म कर देते हैं, कौम तबाह हो जाती है। आप इसी तरह के एक नवाज शरीफ को बैठा दें इंग्लैंड के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 10 साल में वो वहाँ के लोग पाकिस्तान में नौकरियाँ ढूंढने आएंगे। ये वहाँ के इदारे इसी तरह तबाह कर देगा, वो भी मुल्क ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर ये जिस तरीके से GIT और अदलिया को धमकी दे रहे हैं, हालांकि ये GIT जिस तरह हमने कहा, किसी ने कहा कि इनकी सहूलत के लिए था कि ये अपनी बेगुनाही को 2 महीने में मज़ीद साबित कर सकते थे, बड़ा मौका दे रहा था। लेकिन उस GIT को उन्होंने स्टार्ट से ही मुतनाज़ा बनाया, एतराज़ात किए, धमकियाँ दी। सर अभी इसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पर इतनी ज़बरदस्त धमकियाँ हैं, कल अगर फैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आ गया तो क्या होगा सर? देखिए, नवाज शरीफ का 30 साल इस मुल्क के ऊपर जो इन्होंने अंधेरे का निज़ाम था ना, करप्शन, चोरी, डाके, मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों की हिफाजत करना जो कि करप्ट थे, ये निज़ाम अब ख़त्म हो गया। मैं आज आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूँ, नवाज शरीफ इसमें से बच ही नहीं सकते। ये इनके जो गॉडफादर, जो मीडिया का गॉडफादर है, इनके जो अखबार में लिखने वाले कहते हैं जी इनको कैसे पता चल गया क्या होना है। मुझे पता नहीं चला। ये कोई भी इस वक्त कोई आदमी जो सारा केस फॉलो कर रहा है उसको पता कि नवाज शरीफ केस हार गया है। कैसे? इनका सारा डिफेंस था कतरी ने पैसे दिए लंदन के फ्लैट में, कतरी ने 13 साल किराए पे ठहराया 2 बच्चों को 4 महलों में, कतरी ने अल तौफीक बैंक का अरबों रुपए का कर्जा दिया, कतरी ने हुसैन नवाज और हसन नवाज को अरबों रुपए दिए ताकि वो खरबोपति बन जाए बिजनेस करके। सारा कुछ कतरी था। जब कतरी ने आने से सुप्रीम को ये JIT के सामने आने से मना कर दिया, इनके पास डिफेंस ख़त्म हो गया। कतरी ने मना करना ही था, उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, सबको पता है कतरी का लेटर फ्रॉड है, सबको पता है कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं दी। अगर कतरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये सही होता तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे देता। मेरे से इन्होंने मांगा, मेरा सारा दिखा दिया इनको, कब लिया फ्लैट, डॉक्यूमेंट्स दिखा दी। इन्होंने अभी तक नहीं बताया इन्होंने जो परचेज किया, हुसैन नवाज कहता है ना कि वो बेनिफिशियरी ओनर है, किधर है डीड, क्यों नहीं दिखा रहा? मैंने कब परचेज किया, सुप्रीम कोर्ट के पास है, कब बेचा, सुप्रीम कोर्ट, कितने का लिया, कितने का बेचा, पैसा अपनी बीवी को दिया, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जो नहीं मिल रहा था कि जमायमा ने यहाँ कैसे पैसा भेजा, 13 साल तलाक हुई थी। मैं उसे कैसे, यानी वो तो शुक्र है कि उसने
टाइम लगा के ढूंढ के वो भी दे दिया मनी ट्रांजैक्शन के, वहां से पैसा कैसे आपने जमा करा लिया। और हालांकि मैंने कोई कानून भी अगर वो ना भी करती, मैंने कौन सा पाकिस्तान का कानून तोड़ा? मैंने तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मैंने तो टैक्स इवेजन नहीं की, मेरा तो सारे जरिया, मेरा तो पैसा ही बाहर बना हुआ था। उसके बावजूद सारा ट्रांजैक्शन आ गया। इन्होंने एक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया, एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं है कि बच्चों को पैसे भेजे, वो मेफेयर के फ्लैट कब लिए, एक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शन ही नहीं है, वो पागल है कि वो यहाँ है, उसको पर्जरी यानी जुर्म है, झूठ बोलना सुप्रीम कोर्ट, वो जेल में जा सकता है। जब उनके पास है ही कुछ नहीं तो केस तो खत्म हो गया। अच्छा, अगर इनका मेन डिफेंस ये था कि कतरी था, तो जब कतरी की छतरी गई तो इसका मतलब खत्म हो गया केस। इसका मतलब कि नवाज शरीफ का जो ठिकाना है वो अडियाला जेल है। ठीक है सर, इस पे डेफिनेटली एक बात होगी, लेकिन मैं ये एक सवाल भी करूंगा आपसे ये कि सर वो ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान ने जब ये पनामा का हुआ तो उनका एक स्टेटमेंट आया कि ये खुदा की बहुत बड़ी पकड़ है। सदर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दिया, तो फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई थी इस स्टेटमेंट के बाद। लेकिन सर क्या उनको तब पता था कि नवाज शरीफ पकड़ा गया? मेरा ख्याल है शायद अभी नहीं पता चला होगा, बाद में झाड़ें पड़ी होंगी उनको। लेकिन उनकी बात बिल्कुल ये ठीक है कि ये अल्लाह की पकड़ है। ये हम कभी भी हम जो मर्जी करते रहते, इन्होंने मानना ही नहीं था हमारे फ्लैट है। तो सर ये इसका मतलब ये है कि सर सबसे पहले जो एक एडमिशन, एक प्लांटेड इंटरव्यू तैयार किया गया जिसमें एडमिशन हुई, हालांकि वो समझ रहे थे कि शायद इसका तासुर ये जाएगा कि हम पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी ये, उन्हें ये नहीं पता था कि ये एडमिशन उनके लिए बहुत बड़ा। नहीं, ये हुआ ऐसे। पहले तो मरियम नवाज का वो जो सना बुचा का प्रोग्राम है कि ना मेरी कोई फैमिली की, ना बाहर कोई प्रॉपर्टी है, ना पाकिस्तान है। उसके बाद वो सलमान शहबाज, उसने भी स्टेटमेंट दी 2014 में, हमारी तो कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो मानना ही नहीं था। उसके बाद ये वहाँ उधर, अच्छा उन्होंने इनको बार बार टेलीफोन किया, ICIJ वालों ने, वो जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा, हमने बार बार इनको टेलीफोन किया कि बताएं, कहते ही हमें जवाब नहीं देते थे। इनको पता था कि अब निकलने लगी है। उसके बाद हुसैन नवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टी बाहर है, वो मान गया। जब वो मान गया, अब अदालत ने कहा, हमने पहले असेंबली में पूछा, हमने कहा बताएं जनाब, हमें जवाब दें पैसा बाहर कैसे गया। तब इन्होंने कोई और कहानी सुना दी कि वो ये हैं वो दस्तावेजात, वो पहले इधर गए, जद्दे गए तो उधर सुप्रीम कोर्ट में है तो वो कतरी पहुंच गया, क्योंकि इन्हें पता था वो झूठ था सारा, कोई दस्तावेजात नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में कहा जी हमारे पास कोई पेपर ही नहीं है। यानी ये गलती कराई गई है की है सर, ये तो अल्लाह की पकड़ है, फंसे हैं सर, अल्लाह की पकड़ है, इसमें से निकल नहीं सकते। अरे सर मैं आता हूँ सर, ये एक तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है वो ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए कि कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक ये भी अखबारात की न्यूज़ है कि GIT के मेंबरान जो हैं वो कतर जाकर कतर का शहजादे से बयान लें, तो बारे सबूत तो शरीफ फैमिली पे है। कतरी ख़त उन्होंने पेश किया, वो बिल्कुल करना था। तो ये सर ये जिम्मेदारी भी शरीफ फैमिली की है कि वो कतर के शहजादे को GIT के सामने पेश करे। GIT अगर वहाँ जाती है तो आप इसको मुनासिब समझते हैं? देखिए जी, यही कतरी शहजादे को नवाज शरीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट में हमारा बिजनेस पार्टनर है। ये बिजनेस पार्टनर को 200 अरब रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वहाँ पोर्ट कासिम का, सिंगल बिड पे दिया अपने बिजनेस पार्टनर, यही करप्शन है। इसके ऊपर नवाज शरीफ को जेल में जाना चाहिए। किसी मगरबी मुल्क होता, डेमोक्रेसी होती है, अभी जेल में होता। अब अगर वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ तलोर मारने आ सकता है, तो क्यों नहीं आ रहा ये JIT के सामने? इसका बिजनेस पार्टनर है नवाज शरीफ का, वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। कतरी लेटर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। 8 महीने से कभी इन्होंने कतरी लेटर की बात नहीं की, किसी ने नाम ही नहीं लिया कतरी लेटर का। एकदम जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो कतरी लेटर इनको याद आ गया, क्योंकि यही कतरी ने एक इनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर केस था सन 2000 के अंदर, ये इनके ऊपर लगा था नवाज शरीफ के ऊपर केस। तब इसी कतरी ने लेटर दिया था कि जनाब ये मैंने दिया था हेलीकॉप्टर। अब फंस गया है वो, तो तब वो जो अखबारी बयान था, सुप्रीम कोर्ट में अब फंस गया है। ना ये इसके पास ना कोई कतरी, इन्होंने सारा फ्रॉड है ये कतरी लेटर, इसके पास कुछ नहीं है, ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है।
अभी तक दे देते अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इसलिए ना कतरी ने आना है, अगर ये कतरी वहाँ चले भी गए, कोई कतरी ने इनको कुछ नहीं देना, वो तोते मैने की कहानी सुनाता रहेगा। असल में नवाज शरीफ गया है फंस, और ये इसमें से नहीं निकल सकता। आप ये कहते हैं ना, इनके ये गॉडफादर के जो मीडिया हाउस है, वो कहते जी इनको कैसे पता चल गया। किसी बेवकूफ़ को भी पता है, छाबड़ी वाले को भी पता है कि जब कतरी का लेटर गया तो नवाज शरीफ के पास कोई और डिफेंस है ही नहीं। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अहम लोगों को भी पता है, हर आम पाकिस्तानी को पता है कि एडमिशन के बाद बारह सबूत जो शरीफ फैमिली की तरफ गया है वो बहुत बड़ी बात हो गई है। शायद अगर ऐसा ना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। सर अभी कोरिया के प्रेसिडेंट को जो अरेस्ट किया है उसकी बड़ी तस्वीरें भी आई हैं, खातून हैं लेकिन प्रेसिडेंट भी थी। हालांकि उन्होंने बराह रास्त कोई करप्शन नहीं की थी, लेकिन एक दोस्त को हेल्प की, तो जिस तरह हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह सज़ा और क़ानून का निज़ाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्टेटमेंट यहाँ कोट करते हुए आपसे पूछूंगा कि उन्होंने कहा था कि अगर हज़रत फातिमा बिन्त मोहम्मद ने भी चोरी की होती तो मैं उनके हाथ काट देता। उस शख्सियत को जो जन्नत की औरतों की सरदार है। और बेनिफिशियल ओनर के हवाले से और इस अपार्टमेंट के हवाले से मरियम बीबी का बड़ा नाम है, बड़ी एलिगेशंस हैं उस पर। बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है कि कोई इन्वेस्टिगेशन उनके हवाले से GIT के कर रही हो या बुलाना चाह रही हो। आप समझते हैं कि क्या उनको भी बुलाना चाहिए, ये खातून की हैसियत से नहीं बुलाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मरियम का जो उनके ऊपर जो एलिगेशन क्या उनके ऊपर जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि जो ICIJ ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो पैनामा लीक्स में असल में तो मरियम के नाम पे हैं, वो है बेनिफिशरी ओनर, ये जो मेफेयर के 4 महल्लात हैं, और ये 93 में इन्होंने लिए थे। ये है वो, और उन्होंने बार बार वो जो जर्मन अखबार भी है BBC में भी उन्होंने बार बार ये कहा कि मरियम नवाज ने के नाम पे ये हैं, नीलसन और नेस्कॉल जो कंपनी हैं वो हैं बेनिफिशरी ओनर, और ये 93 में इन्होंने ख़रीदने शुरू किए थे ये 4 फ्लैट्स। अब अगर तो ये नहीं है तो इनके लिए तो बड़ा आसान था, ये वो जो कहते हैं कि हुसैन शरीफ ओनर हैं इसके 2006 में, तो वो उसकी बता देते। अब तक लाके वो जो परचेस है जब भी इनके नाम पे ट्रांसफ़र हुई वो लाके दिखा देते, वो अभी तक नहीं दिखा रहे। वो इसलिए नहीं दिखा रहे कि असल ओनर मरियम है, जो कि अगर देखें, अगर इनके ऊपर ये गलत, वो जो जर्मन अखबार भी है, जो BBC भी की BBC में भी उन्होंने उर्दू सर्विस ने कहा कि ये 93 से इनकी मलकियत है और ये कभी चेंज नहीं हुई, यानी ये जो 2006 का कह रहे हैं टोटल फ्रॉड है। तो अगर ये कह रहे हैं तो इनके खिलाफ केस करते हैं बाहर, और ये आज बाहर के जो इस तरह के लाइबल लॉज हैं वो तो उनको तो उड़ा के रख देते, अरबों रुपया उनसे ले सकते डैमेज में, नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि ये सच है। इसलिए मरियम का आना तो कोई फ़ायदा नहीं है। असल में इनको चाहिए JIT को कि BVI कंपनीज जो हैं उनसे पता चलवाएं कि जनाब ओनरशिप किधर है, और अगर पता नहीं अब इसका क्या कर रहे हैं। असूल में तो उनको BVI कंपनीज को अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू हो जाता है एक मुल्क में तो उनको सारी डिटेल्स देनी चाहिए। उदैबिया और इसहाक डार की जब आमद होगी तो उसके बाद शायद ये सिलसिला हो जाएगा। सर एक बड़ा तासुर है, बड़े अहम 2-3 बड़े जो पाकिस्तान की सफारत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और वजारत ख़ारजा के लेवल पर भी रहे हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म के उस टोन को जो GIT में वो आए सुना है, GIT वालों को उन्होंने बहुत डांटा है, और फिर बाहर निकल कर उन्होंने जिस तरीके से मीडिया टॉक्स की और जिस तरह इदारों को उन्होंने तज़हीक की या इदारों को उन्होंने तंबीह की, तो ऐसा लगता है, वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को चंद बैनुल-अक़वामी ताकतों की तरफ से शायद उम्मीद है या उनको सहारे, उनको सपोर्ट की गुंजाइश नज़र आ रही है कि शायद वो बैनुल-अक़वामी ताकतें और भारत, इंक्लूडिंग भारत, वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के इदारों को, चाहे वो अदलिया हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे GIT हो, उसको डांट रहे हैं। सर देखिए, जो डॉन लीग्स है उसके अंदर तो बड़ा वाज़ेह है ना कि इन्होंने जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी की लाइन है, एग्जैक्टली वही लाइन निकली डॉन लीक्स में। वो जो नैरेटिव वो कहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्दों की पनाह दे रही है और नवाज शरीफ असल में तो अमन चाहता है लेकिन पाकिस्तान फ़ौज नहीं चाहती, तो वही तो नैरेटिव डॉन लीक्स में। तो जाहिर है हिंदुस्तान में लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ उनका एक एसेट है। वो उन्होंने लिखा, एक उनका मैं सियासतदान या थिंक टैंक का आदमी टीवी पे कह रहा था कि नवाज शरीफ हमारा एसेट है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इनकी मदद की बाहर की कुव्वतों ने 2013 के इलेक्शन में। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था 2013 का इलेक्शन, बाहर से भी इनको मदद मिली, यहाँ भी सारे प्लेयर्स थे जो सारे मिले हुए थे इस मैच फिक्सिंग के अंदर। और अब भी वो उम्मीद यही लगा के बैठे हुए हैं कि बाहर की कुव्वतें उनकी मदद करेंगी। जो उन्होंने बाहर आके कहा तो ये काजी कठपुतली का जो इन्होंने सारा वो स्टेटमेंट दी, मतलब उसका ये कि अदलिया भी, बाकी इदारे तो कंट्रोल कर रहे हैं सारे, 2 इदारे हैं ना जी, अदलिया और फौज। अब मतलब ये है कि ये इन उंगली उठा रहे थे कि किसी तरह ये फौज या अदलिया के ज़रिए कोई साजिश हो रही है। साजिश का मतलब ये कि इनकी मदद नहीं कर रहे अपनी चोरी छुपाने के लिए। या तो इनका वो जॉर्ज बुश कहना कि आइदर विथ मी और अगेंस्ट मी, या आप मेरी मदद करेंगे या आप मेरे मुखालिफ हैं। JIT तब मिठाइयाँ बांटी जब JIT बनी कि उनका ख्याल था पैसा चल जाएगा, रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। जब उन्होंने नहीं किया तो उनको अटैक करना शुरू कर दिया। उसी तरह मरियम नवाज की स्टेट, वो जो ट्वीट बड़ी फेमस आई जब नया आर्मी चीफ आया और जब नया चीफ जस्टिस आए, तो उसने ट्वीट की कि अब मुश्किल वक्त निकल गया है, अंधेरी निकल गई है, पता नहीं तूफान निकल गया है, और जो तनावर दरख्त थे वो बच गए। मतलब कि वो खुश थी ये जो आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस का। लेकिन जब इन्होंने मेरे ख्याल में इनकी करप्शन बचाने की मदद नहीं की, जो 30 साल से इनकी करप्शन बचाई जा रही है, जजेस ने बनाई इनकी, आपको पता है जो 5 अरब रुपए के 1990 में इन्होंने प्लॉट्स जॉर्ज टाउन और इधर उधर के इन्होंने दिए थे, 5 अरब, जो आज कम से कम 200 अरब के होंगे। तो जजेस ने मदद की, इन्होंने जजेस को भी प्लॉट खिला दिए। तो वो जो जस्टिस क्या नहीं कर रहा था उसकी तफ्तीश ही खत्म कर दी। तो इन्होंने सबको पैसा चलाया है। अब इन्होंने कोशिश की होगी कि इनको साथ मिलाने की। जब इनका ख्याल है कि अब ये वाकई सही माने में एक सीरियस इंक्वायरी हो रही है और ये किसी को अपने, तो अब फिर इनका दूसरा टैक्टिक है, या अपने साथ मिलाओ, खरीदो, नहीं तो फिर उनको तबाह करो, उनको अटैक करो, उनको अटैक करो, बदनाम करो। अब ये शुरू हो गए हैं कि जनाब कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इन्होंने कोई चोरी नहीं की, वो मेफेयर के फ्लैट, वो जो इनके एक्सपोज हुए हैं वहाँ पैनामा लीक्स के अंदर, वो भी कोई साजिश का हिस्सा है। यानी ये बड़े शरीफ कोई लोग हैं बेचारे, इनका तो कोई इनके खिलाफ साजिश हो जाती है। सर एक बहुत अहम बात भी है, उसको आप कैसे देखते हैं कि लोगों का ख्याल है कि जिस तरीके से ये JIT को धमकी दे रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं, इवन अदालत को धमकी दे रहे हैं, इदारों को अब डांट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं, उनको तंबीह कर रहे हैं, तो लगता यूँ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालती फ़ैसले से घर नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि उन्हें सियासी शहीद कर दिया जाए। ये शहादत के दिन चले गए हैं। जो करप्शन में पकड़ा जाता है वो शहीद नहीं हो सकता। आप मनी लॉन्ड्रिंग करें और शहादत मांगे, मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाएं, टैक्स की चोरी करें, करप्शन करें, सारे मुल्क के कानून तोड़ें, और अच्छा मजलूम बने ऊपर से कि जी हमारा तो शुरू से एहतसाब हो रहा है, 3 पता नहीं नस्लों से एहतसाब हो रहा है, 3 नस्लों से ये झूठ बोल रहे हैं, 3 नस्लों से झूठ बोल रहे हैं। इनका कभी भी एहतसाब नहीं हुआ। इन्होंने, अगर मुझे बताएं, अगर इनका इतने जुल्म हुए होते, इनके बच्चे भी अरबोपति बन गए हैं। ये दोनों भाई तो बन ही गए हैं, उनके बच्चे बन गए हैं, इसहाक डार के बच्चे अरबोपति बन गए हैं, जो स्कूटर पे फिरा करता था 20 साल पहले। किधर से आया पैसा? ये चोरी कर करके पैसा बाहर लेके गए हैं, और फिर ऊपर से मजलूम बनते हैं, शक्ल बना लेते हैं कि जनाब हमारा पता नहीं क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। सियासी शहीद बनने के लिए हालात तो पैदा कर, सियासी शहीद नहीं बन सकते अब ये तो अब बहुत बुरी तरह ये जाएंगे। ठीक है, मैं सर आता हूँ डॉन न्यूज़ लीक्स और मॉडल टाउन के ऊपर। मैंने देखा अभी पिछले दिनों जब JIT में तकरीर करके, ये टॉक करके, बहुत अहम अपने JIT में अपीयर होने के बाद जब अहम मीटिंग कर रहे थे,
तो डॉन न्यूज़ लीक्स के जो हुकूमत ने खुद जिनको मुजरिमान बनाया है और उनको सज़ा दी, ख़ासतौर पर परवेज़ रशीद और तारिक फातमी साहब, वो उनकी अहम मीटिंग में मौजूद थे सर। तो ये बड़ा गलत तासुर किया सर। तासुर क्या इन्होंने खुद करवाया, इन्होंने उनको सारा ड्रामा किया। डॉन लीग्स हो सकती नहीं थी जब तक नवाज शरीफ या इनकी जो रॉयल फैमिली की शहजादी मरियम है, इनके बगैर डॉन लीग्स नहीं हो सकती थी। और फिर क्यों नहीं पकड़ा गया 3 महीने तक, ये 6 महीने डॉन लीग्स चल रहा है, क्यों नहीं? अगर ये ना मुलव्वस होते तो इतना लंबा कैसे चलना था केस? ये पूरी तरह इन्वॉल्व थे उसके अंदर। और अब वाजे हो गया कि इनको कुर्बानी का थोड़ी देर के बकरा बनाएं, अंडरस्टैंडिंग करके कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, अब फिर ले लेंगे, और वही किया उन्होंने। सर एक सवाल बहुत जल्दी करना है मुझे कि अगर कल आपकी हुकूमत होती है, कल आप पीटीआई अगर पाकिस्तान में हुकूमत बनाती है, तो मॉडल टाउन और डॉन न्यूज़ लीक्स के असल मुजरिमान को आप लाएंगे सर कटेरे? देखिए, एक दिन तो इस मुल्क में एक सख्त एहतसाब होना पड़ेगा। मुल्क में इन्होंने निज़ाम इतना तबाह करके रख दिया, और सारे इस मुल्क के वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए उनको बड़े बड़े ओहदों पे बैठा दिया। इन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात तबाह कर दी है। जब तक हम इस मुल्क को ठीक करना है, जब तक हम इस मुल्क में सज़ा और जज़ा का कानून नहीं लेके आएंगे, जब तक जो बेचारे ईमानदार लोग हैं वो कोनों में बैठे होंगे या मुल्क में से बाहर नौकरियां ढूंढ रहे होंगे, और ये जो वो लोग हैं जो जुर्म पेशा लोग हैं, जिन्होंने जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की हो, जिस तरह इसाक डार हैं, जिस तरह नवाज शरीफ हैं, जिस तरह ये सईद अहमद हैं, इनको जब आप बड़े बड़े ओहदों पे बैठा देंगे तो जुर्म तो नहीं रुकने लगा ना। आप क्या पैगाम दे रहे हैं माशरे को? सर टाइम मेरे पास कम है, आप एहतसाब करेंगे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बचेगा ही नहीं अगर आपने एहतसाब नहीं किया। मेरे पास सर थोड़ा सा 2-3 मिनट है, 2 इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला सवाल ये है, मैं चाहूँगा बहुत मुख्तसर, कि पीपल्स पार्टी के बहुत अहम लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, क्या नून लीग के भी कुछ अहम लोग पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं सर? बिल्कुल करने वाले हैं, बैठे हुए हैं, कई लोग घबराए हुए बैठे हैं इसलिए कि वो डरते हैं इनसे। ये तो माफिया है ना, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं। अगर आप इनको छोड़ने की कोशिश करें, जिस तरह एमक्यूएम नहीं होता था, जो एमक्यूएम को छोड़ता था वो ऊपर से ऊपर ही चले जाता था, यानी वैसे जाने की ये भी माफिया है। ये उनको जेलों में डाल देते हैं, करप्शन के केसेस डाल देते हैं, इसलिए वो बेचारे इनका एक मंडी बहाउद्दीन से हमें ज्वाइन किया एजाज चौधरी ने, अगले दिन एफआईए का हमला किया, थोड़ी देर के बाद जेल में डलवा दिया उसको। तो इसलिए लोग डरते हैं, लेकिन इनमें अहम पाइपलाइन में। सर आखिरी सवाल है और बहुत अहम सवाल है, उसका जवाब चाहेंगे, बहुत मेरा ख्याल है आवाम ये ज़रूर सुनना चाहेगी, और वो ये है सर कि कल आपकी हुकूमत होती है, पीटीआई की हुकूमत है, और आपके पास मोटू गैंग आते हैं और वो कहते हैं हम पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या फ़ैसला हो? देखिए, हमने ड्राई क्लीनिंग की मशीन तो लगाई हुई है, लेकिन वो ड्राई क्लीनिंग की मशीन हर किसी को ड्राई क्लीन नहीं कर सकती। मोटू गैंग को ड्राई क्लीन करने के लिए वो मशीन के अंदर वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कईयों को जो थोड़ा बहुत है उनको हम कर लेंगे, लेकिन कईयों को बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है सर। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये था चंद अहम सवालात जो आज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसके जवाब आपने सुने। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।